आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और बात करेंगे हम यहाँ पे दूंगा। तो देखिए आपका जो सिलेबस है इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, आपको पता ही होगा सीबीएसई। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। इसमें ये टॉपिक जुड़े हैं यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स और रसिया, चाइना, इजराइल और इंडिया। इसमें से हमने इजराइल करा दिया है, रसिया करा दिया है, ब्रिक्स करा दिया है। ठीक है, ये हम टॉपिक पहले से करा चुके हैं और जो ये बच गए हैं टॉपिक इसको हम आगे करा देंगे। तो यानी कि आज की वीडियो में हम यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे हम यूरोपीय संघ की। तो देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये जो भी संघ होगा ये जरूर कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों का संघ होगा। नाम से पता लग गया। तो ये समझ लो यूरोपीय संघ जो है एक ऐसा संगठन है जो यूरोपीय देश, जिसके अंदर सदस्य देश यूरोपीय देश शामिल है। ठीक है, यूरोपीय देशों का संगठन कह सकते हो आप इसको। तो ये इसका झंडा है। इस झंडे के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं सीधा टॉपिक पे। तो देखिए यूरोपीय संघ जो है एक बड़ा संगठन आप कह सकते हो यूरोपीय देशों का। लगभग 28 के करीब इसमें सदस्य देश रह चुके हैं। ठीक है, इसमें कभी एक क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड आपसे आगे। पहले से देखो, यूरोपीय संघ जो है यूरोप के देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो थी 1992 में हुई थी और इसमें लगभग 28 के करीब देश थे और प्रारंभ में ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था। यहाँ पे देखो कि ये संगठन कैसे बना है। इसका काम जो था शुरू में ये आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में काम करता था, यानी ये जो देश हैं इनके आपस में आर्थिक सहयोग कर देता था। लेकिन बाद में इस संगठन ने धीरे धीरे अपना रूप बदल लिया और ये कैसा हो गया ये संगठन, ये राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा। ये जो संगठन है ये विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा है और इसके पास अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी जो मुद्रा है उसका नाम यूरो है और इसका झंडा जो है अभी मैंने आपको चित्र में दिखाई दिया था, अगर आपको याद हो ये इसका झंडा था। ठीक है, और इसकी स्थापना दिवस भी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यूरोपीय संघ जो है इसने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया था लेकिन ये उसमें फेल हो गया, यानी संविधान नहीं बना पाया। तो देखिए ये यूरोपीय संघ जो है इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें यूरोपीय सदस्य देश हैं, यानी जो देश हैं वो यूरोप के देश इसमें शामिल है इस यूरोपीय संघ में। ठीक है, और ये इसका झंडा, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके झंडे में आप देखोगे तो गोल्डन कलर के 12 स्टार हैं, यानी कि 12 सितारे हैं सोने के कलर के। तो यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के कलर के 12 सितारे घेरा बनाए हुए हैं। आप देख रहे हो ना, राउंड गोल शेप में। यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है ये। ठीक है, यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। अब देखिए ये जो यूरोप का नक्शा है इसमें यूरोपीय संघ का नक्शा आप समझ लो, क्योंकि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं हम इसे ये समझेंगे। तो देखिए ये जो आपको डार्क कलर में दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, पुराने सदस्य हैं, जैसे कि आयरलैंड, यूके, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, ये इसके पुराने सदस्य हैं। ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड। और ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं ये इसके नए सदस्य हैं। तो आपको ये नए पुराने सदस्य यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मेरा आज का पहला क्वेश्चन है आपसे। आप जानते हैं कि यूरोपीय संघ एक ऐसा संगठन है जो यूरोपीय देशों की मदद करता है। यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता, ब्रिटेन इसका सदस्य था, क्या ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है? क्या ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है या ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग नहीं हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। यस और नो में आप जवाब दे देंगे कमेंट में। तो देखिए यूरोपीय संघ आपको पता है बिल्कुल सिंपल है, एक संगठन है। अब इसकी विशेषता जो है यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो यूरोपीय संघ जो है इसका जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है। आप ये समझ सकते हो कि इसकी जो सेना है विश्व की दूसरी ताकतवर बड़ी सेना के रूप में आप इसको देख सकते हो। तो जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव। 2005 में अगर हम इसकी बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना ये इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, इस चीज को ध्यान रखना। सकल घरेलू उत्पाद अगर बात करें इसकी तो 12,000 अरब डॉलर से ज्यादा इसकी जीडीपी वगैरह आती है। इसकी मुद्रा की बात करें, यूरो जो है इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है। ठीक है, यूरो मुद्रा जो है अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा बन रही है। दुनिया में व्यापार की अगर हम बात करें तो अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी जो है यूरोपीय संघ की है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे फिर से हम कह रहे हैं कि अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा, पर आप यहाँ पे फिर भी याद रखें कि ये बहुत सारे देशों का
एक समूह है या संगठन है, और अमेरिका जो है वो एक देश है, ठीक है। तो ऐसे हम तुलना नहीं करेंगे। बाकी ये देख सकते हैं कि अमेरिका के मुकाबले इसका व्यापार जो है वो 3 गुना है। 2 सदस्य देश जो थे वीटो पावर मिली हुई थी, एक फ्रांस को एक ब्रिटेन को, ठीक है। इसके 2 सदस्य देश जो थे इनको वीटो पावर मिली है। आपने चैप्टर 6 में आप देखोगे, यूएनओ वाले चैप्टर में आप देखोगे, वहां पे वीटो पावर के बारे में हमने लास्ट ईयर की वीडियो में जिक्र कर रखा था। और वीटो पावर मतलब आप समझो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, और ये जब चैप्टर आएगा मैं वहां पे समझाऊंगा आपको क्या होता है ये सब कुछ। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इनके पास, 550 के करीब परमाणु हथियार है इनके पास। तो इस तरीके से ये इस संगठन की विशेषता हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यूरोपीय संघ एक संगठन है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और ये यूरोपीय देशों का संगठन है, ठीक है। उन्हीं देशों के लिए काम करता है। स्टार्टिंग में आर्थिक रूप से आर्थिक सहायता करता था, लेकिन बाद में राजनीतिक हो गया। इसके पास अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, ठीक है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है। इसने संविधान बनाने की भी कोशिश की थी पर उसमें फेल हो गया था। तो ये तो हमने उसका कुछ बेसिक जाना। इसकी विशेषता में हमने क्या देखा, जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है इसका दुनिया में, ठीक है। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसकी जीडीपी 12,000 अरब डॉलर से ज्यादा। इसकी मुद्रा जो है अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी है। 2 सदस्य देश वीटो पावर वाले देश हैं, इसलिए भी ताकतवर है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना आप इनके पास कह सकते हो। सबसे अधिक अगर परमाणु हथियार की बात करें तो 550 इनके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो इस तरीके से ये इसका प्रभाव पता लगता है कि यूरोपीय संघ का प्रभाव कितना ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम यूरोपीय संघ की कमियां बताओ। यूरोपीय संघ की कमियां बताओ। तो यूरोपीय संघ में सब कुछ पॉजिटिव ही नहीं है, कुछ इसमें कमियां भी हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, ये भी हमें देखना है। तो देखिए यूरोपीय संघ जो है इसके सदस्य देशों की अपनी अपनी अलग अलग विदेश नीति है भाई, ठीक है। इनकी अपनी अलग विदेश नीति, अलग रक्षा नीति। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें 28 कंट्री है, 28 देश हैं, तो सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी थोड़ी ना होगी, अलग अलग हो सकती है। उनकी रक्षा नीति भी अलग हो सकती है। तो यही चीजें इनकी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा क्या है कि कभी कभी इनकी नीति एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है, यानी है ये एक ही संगठन में शामिल पर कभी कभी आपस में हो जाता है मनमुटाव। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देता हूँ, उदाहरण के साथ बताऊंगा। देखिए इराक पे अमेरिका ने हमला किया था, हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था इसके बारे में। अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। तो ऐसे में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन इसके जो पीएम थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने क्या करा, अमेरिका का साथ दिया इस हमले में, यानी अमेरिका के साथ थे। लेकिन यहीं पे अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो वो उसके खिलाफ थे। तो यहां पे समझ गए ना, कभी कभी इनकी विदेश नीति अलग भी हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसए ने जब इराक पे हमला किया तो 3 देश का नाम लिया यहाँ पे मैंने। एक तो ब्रिटेन, ब्रिटेन को मैं बी से लिख देता हूँ, जर्मनी को जी से लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रांस को एफ से लिख देता हूँ। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, तीनों ही यूरोपीय संघ के देश हैं, एक ही मतलब संगठन के देश हैं यूरोपीय संघ के। लेकिन एक तरफ ब्रिटेन जो है सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को इस बात के लिए, हमले वाली बात के लिए, तो दूसरी तरफ ये जो जर्मनी और फ्रांस है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि देख लिया ना आपने कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ मुद्दों में आपस में नहीं बनती इनकी, तो यही इसकी कमियां हो गई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था। अब यहाँ पे चलते हैं हम आगे और देखते हैं टॉपिक। और हाँ, यहाँ पे एक मुद्दा और है, मैं टाइप करना भूल गया था, मुझे याद आ गया। ये जो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है ना, जिसका नाम है यूरो, इस मुद्रा को भी सभी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपीय संघ के जितने देश है सब इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे आप नाम पढ़ोगे डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने इस मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसी भी कभी कभी मतलब इनके बीच में हो जाती है तू मैं कि किसी किसी बात पे नहीं बन पाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लोगे। तो ये तो था यूरोपीय संघ, बहुत सिंपल पॉइंट थे, सीधे सीधे पॉइंट थे, बहुत आराम से समझ में आना चाहिए आपको। आसियान की बात कर लेते हैं। तो आसियान क्या है, आसियान भी एक संगठन है और ये इसका झंडा है। इसमें आपको धान की 10 बालियां दिख रही होंगी। तो ये जो बालियां हैं ये कहीं ना कहीं इन जो 10 देश इसमें शामिल हैं उनकी आपसी एकता और का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब आसियान को देखते हैं। आसियान जो है इसको अगर हम पूरा नाम लें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसका पूरा नाम है, ठीक है, आसियान का। आसियान की स्थापना जो थी वो 1967 में हुई थी, याद रखें। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी, जब बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके इसको बनाया गया था, उस समय इसमें केवल 5 देश थे, ठीक है। लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए, तो यानी कि टोटल कितने देश हो गए, 10 देश हो गए। तो प्रारंभ में 5 देश थे लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए। तो प्रारंभ में कौन से 5 देश थे, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये क्या थे, स्टार्टिंग में थे जब स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में कौन से जुड़े, छठे में आप यहाँ पे देखो, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम,
लाओस, म्यांमार, ठीक है, और कंबोडिया। तो ये जो देश हैं बाद में जुड़े। तो टोटल कितने देश हैं? 10। नाम याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। आपको इतना याद रखना है कि 1967 में बना है और स्टार्टिंग के 5 देश आपको बिल्कुल याद रखने हैं बस। अब यहाँ पे आप मैप देखो, ये जो मैप है आपका, ये मैप आपको आसियान दिखा रहा है, ठीक है, आसियान के देश दिखा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं और अपने सीधा टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं देश। म्यांमार था, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, दारुसलाम जो है, और ये आपको दिख गया फिलीपींस हो गया। ये सभी वो देश हैं जो इसमें आसियान में शामिल देश हैं, ठीक है। 10 देश जो हैं आसियान के सदस्य हैं। सिंपल है। अब चलते हैं टॉपिक पे कि आखिर ये जो आसियान संगठन बनाया गया था इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि हर संगठन को बनाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो देखिए, इसका उद्देश्य था कि आर्थिक विकास जो है उसको तेज किया जाए, यानी कि जो इन देशों का जो आर्थिक विकास है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इन देशों को डेवलप बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य था। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, ये भी इस संगठन का उद्देश्य था। कानून व्यवस्था लागू करना, शासन को सुधारना, शासन में जो कमियां है उसको दूर करना, ये भी इसका उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम बनाए जाते हैं, कायदे वगैरह बनाए जाते हैं, उस पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ये सब क्या है? आसियान के उद्देश्य हैं, ठीक है। कोई भी संगठन होगा, सबके उद्देश्य लगभग एक जैसे होते हैं। शांति स्थापित करना, आर्थिक विकास करना, व्यापार को बढ़ावा देना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, यही चीजें होती हैं सबके उद्देश्य। और एक उद्देश्य यहाँ पे और भी आप जोड़ सकते हो कि आपसी विवाद को बिना किसी लड़ाई झगड़े के सुलझाना, ये भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो ये आसियान 1967 में बना, और कैसे बना, कौन कौन से देश थे बता दिया, और क्या इसके उद्देश्य हैं ये भी आपको बता दिया है। अब क्या है, एक क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख लिया। आसियान शैली क्या है? शैली का मतलब आप यहाँ पे समझो स्टाइल, ठीक है। हर किसी का कुछ भी कार्य करने का अपना एक स्टाइल होता है, जैसे कोई पढ़ने का हो, ठीक है, खेलने कूदने जो भी है, सबका अपना एक स्टाइल होता है। तो आसियान जो है इसका अपना काम करने का एक अलग स्टाइल है, एक अलग तरीका, एक अलग शैली है। इसका क्या वो तरीका है? देखो, अनौपचारिक, टकराव रहित, ठीक है, बिना किसी लड़ाई झगड़े वाला, टकराव रहित, सहयोगात्मक, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने बहुत नाम कमा लिया। इसी को आसियान शैली कहा गया, और सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन है। देखिए, अब मैं आपको फिर से साधारण शब्दों में समझाता हूं। आसियान का जो काम करने का तरीका है ना, उसी को आसियान शैली कहा जाता है। जैसे कि ये काम जो करते हैं, टकराव रहित, बिना लड़ाई झगड़े वाला काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मेल मिलाप बनाकर रखेंगे, इस तरीके से इनका जो कार्य करने का तरीका है उसी को आसियान शैली कहा जाता है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो। और ये याद रखना है कि दुनिया के तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करने वाले संगठन में आसियान का नाम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो आसियान है ये 3 स्तंभों पे टिका हुआ है, यानी 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, और ये पॉइंट आपको याद रखने, ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सारे मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। तो देखिए, आसियान के 3 स्तंभ: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो आपको नाम याद हो जाएगा, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अब इनको क्या करते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आसियान सुरक्षा समुदाय। तो नाम से ही आपको पता लग गया सुरक्षा, तो यानी कि कोई ना कोई सुरक्षा की बात चल रही होगी यहाँ पे। तो बस अंदाजा लगा लो आप और यहाँ पे पॉइंट को याद कर लो। सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाना, हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा देना, और शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, ये सब किस में आ जाता है? आसियान सुरक्षा समुदाय। यानी आसियान का एक काम क्या है कि आपस में जो भी देश हैं उनके बीच में जो लड़ाई विवाद के जो मुद्दे हैं उसको सुलझाया जाए, एक दूसरे के कामों में टांग ना अड़ाया जाए, हस्तक्षेप की नीति को अपनाएं, शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें। ये इसका पहला उद्देश्य है सुरक्षा समुदाय का। दूसरा क्या है? इसको कहा जाता है आसियान आर्थिक समुदाय। तो यहाँ पे देखो, आर्थिक आ गया। आर्थिक से आप समझ जाओगे कुछ ना कुछ, मतलब व्यापार, पैसा, ट्रेड, इससे रिलेटेड होगा। तो आसियान का जो आर्थिक उद्देश्य है वो है साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। यानी ये जो 10 कंट्री हैं आपस में एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार कर सकें और साझा बाजार बना सकें। इससे क्या होगा? जब व्यापार होगा तो दोनों को लाभ होगा, जो भी देश होंगे उन सभी को लाभ होगा, ठीक है। और आर्थिक अगर विवाद मान लो हो जाते हैं, मान लो अगर इन देशों के बीच कभी विवाद हो जाए तो उसको सुलझाया जाए, ये इसका क्या है? आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, ठीक है। व्यापार, भारत जो है
भारत ने स्टार्टिंग में आसियान को हल्के में लिया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया। बाद में पता लगा कि आसियान जो है बहुत ही सफल संगठन हुआ था। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि भारत ने किन 2 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। आज का आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने किन 2 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, नाम से ही पता लग रहा है सामाजिक सांस्कृतिक, यानी कुछ ना कुछ सामाजिक सांस्कृतिक से रिलेटेड होगा। तो आप बता सकते हो कि आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट के दिमाग में, और मोस्टली इस क्वेश्चन को करते हैं गलत। क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। तो आप सबने देखा था कि मैंने कहा था 1967 में आसियान जो है वो बना था। दूसरा क्वेश्चन मिलता जुलता है, आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1994 यानी 1994 में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, वो 1994 ना लिखते हुए 1967 लिख देते हैं, और गलती से वो ये समझ लेते हैं कि आसियान पूछा जा रहा है। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि इस चीज को समझ लेना। 1967 में आसियान बना और क्षेत्रीय मंच 1994 में बना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक डेट मत लिख देना भूल के भी। ठीक है, तो ये आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये क्षेत्रीय मंच क्यों बनाया गया? तो आसियान देशों की सुरक्षा, आसियान देश जो है इनकी आपसी सुरक्षा करना, इसलिए ये इसका उद्देश्य था। फिर आसियान देशों की जो विदेश नीति है, देखो 10 देश हैं, सबकी अपनी अलग विदेश नीति होती है, ठीक है, सभी देशों की अपनी अलग विदेश नीति होती है। तो उस विदेश नीति में तालमेल बिठाए रखना, ये भी इसका उद्देश्य है। आसियान क्षेत्रीय मंच का स्थापना का जो उद्देश्य है वो है आसियान क्षेत्रीय जो देश हैं उनकी सुरक्षा करना, और उनकी जो विदेश नीति है उसमें तालमेल बिठाए रखना। और कब बना था? 1994 आपको याद रखना है। और आसियान कब बना था? 1967 आपको याद रखना है। कितने देश थे स्टार्टिंग में, शुरू में? तो आप बोलोगे 5 देश थे। बाद में कितने देश जुड़ गए? तो आप बोलोगे 5 और जुड़ गए। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको अपने दिमाग में रखते हुए चलना है। अब एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पेपर में आपके पूछा जाता है, आसियान विजन 2020। ये सारे आसियान से रिलेटेड ही बता रहा हूं मैं आपको, जितना भी बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, आसियान के विजन 2020 दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका होगी। यानी आसियान ने एक लक्ष्य रखा था कि 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर आसियान की बहिर्मुखी भूमिका होगी। मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में भूमिका होगी, व्यापार को लेकर, समझौता कराने को लेकर, या अन्य क्षेत्रों को लेकर, ठीक है, सामाजिक विकास, कई चीजों को लेकर। तो ये हो गया एक पॉइंट। फिर टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना, ठीक है। तो टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकली। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आसियान के बाद हम पढ़ेंगे सार्क, ठीक है। लेकिन सार्क जो संगठन है, सार्क फेल हो गया, लेकिन आसियान जो था वो सक्सेस हो गया। आसियान कामयाब हो गया और जो सार्क है वो असफल हो गया। तो सार्क के असफल होने के पीछे कारण यह है कि उसके देश आपस में लड़ते रहते हैं, विवाद नहीं सुलझ पाया। पर आसियान के कामयाब होने के पीछे कारण यह है कि कई बार ऐसा हुआ है कि इनके देशों के बीच में अगर टकराव वाली बात आई है तो इन देशों ने आपसी बातचीत से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बातचीत के जरिए ही अपनी जो विवाद हैं, जो समस्याएं हैं, उसको निपटा लिया है, ठीक है। जैसे कि आसियान ने कंबोडिया का जो टकराव था उसको समाप्त कर लिया, और बातचीत के जरिए समाप्त कर लिया। आसियान ने पूर्वी तिमोर का जो संकट था उसको भी संभाल लिया। तो ये इसकी खासियत है कि कोई भी विवाद, लड़ाई झगड़े वाला अगर मौका आया तो आसियान ने क्या करा, उसको अपनी आपसी बातचीत के जरिए ही सुलझा लिया। लेकिन यहीं पे अगर हम सार्क की बात करेंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान है, तो और भारत और अन्य देश हैं, तो उसमें नहीं बन पाती वहां पे बातें। तो ये भी आपको समझना है ये क्यों सक्सेस हुआ, और वो भी समझना है कि वो क्यों फेल हुआ। तो आसियान आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो को 2 बार देख लो और पॉइंट को लिख सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। सार्क, अब हम बात करेंगे सार्क की। तो सार्क जो है इसको बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या फिर अगर आप इंग्लिश में याद करते हो तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये आपके इसका नाम हो जाएगा।
तो सार्क जो है ये एक ऐसा संगठन है जिसको हम कहेंगे असफल संगठन है, जबकि अभी इससे पहले जो हमने आसियान पढ़ा था, आसियान एक ऐसा संगठन था जिसको हम कहेंगे सफल संगठन है। तो देखिए क्या है सार्क। सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को यानी 1985 को हुई थी। ठीक है, स्थापना जब हुई थी इसकी तो उस समय इसमें 7 देश थे, यानी कि 7 कंट्री, आपको याद रखना है 7 देश थे। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये देश थे। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन बाद में इसमें एक देश ऐड हो गया, यानी एक देश और जुड़ गया, तो अब कितने हो गए? 8 हो गए। तो वो एक देश जो जुड़ा है वो कब जुड़ा है? आपसे यही मेरा क्वेश्चन है आज की वीडियो का तीसरा क्वेश्चन। अफगानिस्तान जो है इसका 8वां देश है, आपको बता दिया क्लियर। पहले 7 देश थे इसमें सार्क में, लेकिन बाद में अफगानिस्तान जुड़ गया तो 8 हो गए। लेकिन ये अफगानिस्तान कब जुड़ा, कौन से ईयर में जुड़ा, ये आपके लिए है आज का तीसरा क्वेश्चन। और चलिए इसका मुख्यालय देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है आसियान का, सार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में कहाँ पे? काठमांडू में। और आसियान का बता दूं, आसियान का जो है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। और अगर इसी का मैं पूछूं आपसे सार्क का, तो सार्क का आप क्या बोलोगे? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। तो ये आपको इतनी बेसिक बातें याद रहेंगी। अब बात करते हैं सार्क के उद्देश्य क्या है, यानी ये जो सार्क बनाया गया इसके क्या उद्देश्य थे। तो मैंने आपको बताया था हर संगठन के लगभग एक जैसे ही उद्देश्य होते हैं, जैसे कि दक्षिण एशिया के देशों में जनता के विकास और जीवन स्तर को सुधारना, उनका जो जीवन का लेवल है उसको सुधारना। दूसरा क्या है? आत्मनिर्भरता का विकास। तीसरा है आर्थिक विकास करना। चौथा है सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास और आपसी सहयोग करना। ठीक है, आपसी विवादों को निपटा लेना और आपसी विश्वास को बढ़ाकर व्यापार को भी बढ़ावा देना। ये तो इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये उद्देश्य इसके पूरे नहीं हो पाए, जिसके कारण सार्क जो है असफल रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि सार्क के सफल ना होने के क्या कारण है, या फिर सार्क क्यों सफल नहीं हो पा रहा है, असफल क्यों हो गया, ये भी कारण पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसके जो सदस्य देश है ना वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया का पाकिस्तान के साथ चलता है, इंडिया का बांग्लादेश से विवाद हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान का बांग्लादेश से विवाद हो जाता है। और चाइना इस संगठन से बाहर है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में कैसी स्थिति आप जानते हैं। और चाइना किसको सपोर्ट कर देता है? पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है। चाइना इसमें नहीं है, देखो पहले बता रहा हूं चाइना नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा क्रम जोड़ने के लिए बता रहा हूं। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है और जिससे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और विवाद होते रहते हैं। तो ये कुछ ना कुछ मतलब ऐसा है कि ये देश आपस में नहीं बन पाती। ऐसे ही नेपाल, भूटान, भारत, नेपाल का भी कभी कभी हो जाता है विवाद, श्रीलंका से हो जाता है विवाद। मतलब कहीं ना कहीं अगर इसमें 8 देश है ना, आपस में इनके बीच में विवाद है, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, और ये चलता रहता है और ये विवाद सुलझ नहीं पाया है। आप देखते हो भारत पाकिस्तान के कितने 4 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भी विवाद कभी सुलझा नहीं सुलझा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके सदस्य देश आपस में लड़ते रहते हैं। आपसी व्यापार भी इनके बीच में कम ही होता है। भारत पाकिस्तान संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान हमेशा मतलब इनके बीच में संघर्ष रहता है। आतंकवाद और अलगाववाद भी एक मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां निरंतर होती रहती हैं। ये भी एक विवाद का मुद्दा बन जाता है और ये देश आपस में लड़ते रहते हैं। आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, इनमें एकता नहीं है। एक पॉइंट ये भी आप बना सकते हो, आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाया जा सकता था अगर सबके अंदर इच्छा शक्ति होती, पर ये क्या है, इनके बीच में ऐसी चीजें है ही नहीं, आपसी विवाद आपस में नहीं सुलझा पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। तो इन कारणों से ये जो सार्क है ये असफल हो गया। जबकि आसियान क्यों सफल हो गया? क्योंकि वहां पे ये चीजें है ही नहीं। विवाद तो हर जगह होते हैं भाई, लेकिन विवादों को सुलझा लेते हैं आसियान, लेकिन ये नहीं सुलझा पा रहे, इसीलिए इनका जो संगठन है वो असफल है। अब एक साफ्टा भी आ जाता है, हालांकि आपके टॉपिक में उसमें तो दिया हुआ है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। तो साफ्टा जो है ये 2006 में सार्क के जो देश थे इनके द्वारा ही बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था? कि जो सार्क कंट्री हैं, ठीक है, सार्क के जो भी देश हैं वो देश आपस में क्या करें, व्यापार को बढ़ावा दें, इसलिए साफ्टा बनाया गया था। साफ्टा को अगर हम इंग्लिश में देखें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया कहा जाता है। अगर हिंदी में देखें दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता भी कहा जाता है। कहीं पे आपको साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी लिखा मिलेगा। तो ये इसके कुछ नाम हो जाएंगे। तो इसका लक्ष्य क्या है, आखिर ये क्यों बनाया गया था? तो इसका लक्ष्य था कि ये देश आपस में व्यापार करें।
ठीक है, खूब इनके बीच में व्यापार बढ़ने लगे और 2007 तक जो शुल्क है, जो सीमा शुल्क लगता था, उसको कम कर दिया जाए। यानी जो व्यापार होता है दो देशों के बीच में, जो भी सामान का खरीदारी जो भी होती है, तो उसमें जो टैक्स वगैरह लगता है उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाए, ऐसा कुछ समझौता था ये। लेकिन ये भी असफल रहा। अब क्यों असफल रहा, तो आप फिर से जवाब वही दोगे, क्योंकि इनकी आपस में बनती ही नहीं है, तो सफल कैसे हो सकता है। तो देखिए, सार्क के कुछ छोटे देश जो हैं, जैसे कि नेपाल हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, भूटान या अन्य देश हो जाएंगे, जो छोटे देश हैं वो ऐसा मानते हैं कि भारत है, भारत बहुत चालाक है। उनके दिमाग में ऐसा है कि भारत बहुत चालाक है, साफ्टा की ऊँट लेकर उनके बाजारों में अपनी सेंध मारना चाहता है, यानी कि उनके बाजारों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, उनके बाजारों को प्रभावित करना चाहता है, ऐसे छोटे देश समझते हैं। जबकि भारत ये सोचता है कि साफ्टा अगर रहेगा तो इससे इस क्षेत्र को फायदा होगा, जब आपस में सभी व्यापार करेंगे, मुक्त व्यापार होगा तो सबको फायदा होगा, अकेले भारत को थोड़ी होगा, दूसरे देशों को भी फायदा होगा। भारत ऐसा सोचता है। लेकिन ये क्या सोचते हैं भाई, भारत इनकी बाजार जो है उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए, ऐसा वो सोचते हैं। इन देशों के बीच में व्यापार जो है बढ़ेगा, ऐसा भारत सोचता था, लेकिन साफ्टा उतना सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, भारत को इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूटान से हमारा ऑलरेडी दो पक्षीय व्यापार चलता है, श्रीलंका के साथ ऑलरेडी यही है, नेपाल के साथ पहले से ही हमारा दो पक्षीय व्यापार वाला समझौता है, तो ज़्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको साफ्टा भी समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क। ठीक है, साफ्टा भी हमने पढ़ लिया है, लगभग 4 टॉपिक हो गए। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो को। और आपको अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से सर्च करो। 2541 स्टूडेंट आज की डेट में जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाओ। जो भी नोट्स वगैरह हम बनाएंगे आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप वहाँ जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।